चलिए बैठिए, याद करते चलिए, ठीक है, नहीं तो आपका सब्जेक्ट से कनेक्शन जो है वो टूटते चला जाएगा, समझे ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जरा सा आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। आपने बोला कि सर अगर बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में होगी, अगर ट्रांसलेशनल मोशन में मान लीजिए आपकी बॉडी है, अगर ट्रांसलेशनल मोशन में आपकी बॉडी है वर्सेस अगर रोटेशनल मोशन में आपकी बॉडी है, तो वेरिएबल्स कैसे बदल जाते हैं, वेरिएबल्स कैसे बदल जाते हैं। ट्रांसलेशनल से रोटेशनल अगर आप चले जाएंगे तो वेरिएबल्स कैसे बदलते हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन में आपका डिस्प्लेसमेंट होता है s, होता है। रोटेशनल में क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक। ट्रांसलेशनल में आपकी वेलोसिटी हो जाती है v और रोटेशनल में क्या हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ट्रांसलेशनल में आपका एक्सेलरेशन हो जाता है a और रोटेशनल में हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब एक बात बताओ, ट्रांसलेशन में आपका क्या लगेगा बॉडी पर, फोर्स F, रोटेशनल में क्या लगेगा, ट्रांसलेशनल में लगेगा फोर्स, रोटेशनल में क्या लगेगा। अगर किसी बॉडी को रोटेट करवाना है, अगर किसी बॉडी को रोटेट करवाना है तो आप कैसे रोटेट करवाएंगे, क्या फोर्स लगाने से बॉडी रोटेट करेगी, हां या ना। अगर मेरे को किसी बॉडी को मूव करवाना है, मूव नहीं करवाना है, रोटेट करवाना है किसी एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट मेरे को बॉडी को रोटेट करवाना है, क्या हम बॉडी पर फोर्स लगा करके उसको रोटेट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, पक्का, अच्छा ठीक है। एक बात बताइए, ये आपका रॉड है, ये आपका रॉड है, इसको हमने यहां पर फिक्स कर दिया है। मेरा सवाल क्या था कि अगर आपको किसी बॉडी को रोटेट करवाना है तो क्या आप उस पर फोर्स लगा सकते हैं, फोर्स लगाने से बॉडी रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। आपने कहा हां सर, फोर्स लगा करके हम बॉडी को रोटेट करवा सकते हैं। अच्छा, ऐसा बात। हमने यहां पर फोर्स लगाया F, हमने यहां पर फोर्स लगाया F। अब बताइए क्या बॉडी आपका रोटेट करेगा, डायरेक्शन में नहीं। आपने मेरे को बताया, हम आप सपोज करो आप मेरी टीचर हो, हमने आपसे पूछा कि सर मेरे को बॉडी को रोटेट करवाना है, आपने मेरे को बोल दिया जाओ बाबू फोर्स लगा देना बॉडी पे, फोर्स लगाओगे बॉडी रोटेट कर जाएगा। हम घर गए, पता चला हम फोर्स लगा रहे हैं, कभी इधर 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 लगा रहे हैं, बॉडी रोटेट कर ही नहीं रहे। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब है इस बॉडी को रोटेट अगर करवाना है तो वो फोर्स के अकेले की बस बात नहीं है। फोर्स अकेला अगर चाहे, सिर्फ फोर्स चाहे तो आप इस बॉडी को रोटेट नहीं करवा सकता है। कब तक नहीं करवा सकता है, तब तक जब आप इस फोर्स को इस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करवा रहे हैं। अगर डायरेक्टली आप उस एक्सिस पर उस फोर्स को लगाएंगे, वो फोर्स उसको नहीं रोटेट करवा पाएगा। मतलब बॉडी को रोटेट करवाना फोर्स के अकेले की बस की बात नहीं है। बॉडी कब रोटेट करेगा, जब आप इस फोर्स को इस एक्सिस से कुछ दूरी पर ला करके अप्लाई कर देंगे, तब रोटेट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। अगर इस बॉडी को रोटेट करवाना है तो जिस एक्सिस के अबाउट आपको रोटेट करवाना है उससे कुछ दूरी पर आइए, मान लीजिए आप आते हैं r दूरी पर, और अब आप फोर्स को लगाते हैं तो अब ये बॉडी को रोटेट करवा देगा। ऐसा कैसे हो रहा है भाई। अगर हम चाह रहे हैं इसको रोटेट करवाना, जब हम डायरेक्टली यहां पर फोर्स लगा रहे हैं तब रोटेट नहीं कर रहा है। बट अगर यही फोर्स हम r दूरी पर आकर के, यहां पर क्या है, यहां पर हमने डायरेक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन पर फोर्स लगा दिया है तो बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है। बट अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से r दूरी पर जाकर के हम फोर्स लगा रहे हैं तो मेरा बॉडी रोटेट कर जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। क्योंकि ये जो फोर्स है ना, ये इस r के साथ मिलकर के बनाता है क्या, r के साथ मिलकर के बनाता है टॉर्क। और बॉडी को रोटेट करवाना टॉर्क का काम होता है। आया समझ। अकेले बॉडी को रोटेट करवाना फोर्स के अकेले की बस की बात नहीं है। अगर फोर्स चाहे कि सिर्फ हम फोर्स को ही लगा करके आप बॉडी को रोटेट करवा दीजिए, आप लगा लो दम जितना लगाना है, बॉडी रोटेट नहीं करेगा। बट अगर उसी फोर्स को आप r दूरी पर आकर के लगाएंगे तो ये फोर्स इस दूरी r के साथ मिलकर के टॉर्क बना लेगा और अब आपका बॉडी जो है वो आपका रोटेट करना शुरू कर देगा। कहां के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस टॉर्क को हम दिखाते हैं किससे,
टाउ से। किससे? टाउ से। आया समझ? तो रोटेशनल, अगर आपका ट्रांसलेशनल मोशन में आपको एक्सेलरेशन करवाना है, बॉडी को एक्सेलरेट करवाना है, उसकी वेलोसिटी बदलनी है, तो आप लगाते हैं फोर्स। ट्रांसलेशनल मोशन में अगर बॉडी को एक्सेलरेट करवाना है, अगर उसकी वेलोसिटी बदलनी है, तो आप लगाएंगे फोर्स। और रोटेशनल मोशन में अगर बॉडी को एंगुलर एक्सेलरेशन देना है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदलना है, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे टॉर्क। ऐसा समझ? फोर्स और टॉर्क आपस में किस तरह से रिलेटेड है? टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टाउ, ये होता है R क्रॉस F। R क्रॉस F। आई बात समझ में? इसको अगर आप टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। टॉर्क इज अ कैसा क्वांटिटी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क अगर मान लीजिए टॉर्क आपका R क्रॉस F है, तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? RF साइन थीटा बनेगा। तो ये हो गया आपका टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट टॉर्क का क्या होगा? बताओ, कौन बताएगा? SI यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगा? न्यूटन मीटर होगा। कैसे न्यूटन मीटर होगा? तो भाई साहब आप बोल रहे हो कि RF साइन थीटा, R का यूनिट क्या? मीटर, F का यूनिट क्या? न्यूटन, तो न्यूटन मीटर हो गया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा टॉर्क का? टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन बताएगा? टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? बताइए। फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है MLT-2। MLT-2, इसको आपने मल्टीप्लाई किया किससे? लेंथ से, L से, तो इसका क्या बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला? ML²T-2। आया समझ? लिखिए यहां तक। चलो जी, वापस चलते हैं, हमारे इसी रॉड को लेते हैं जो भी रॉड हमने लिया था टॉर्क को स्टडी करने के लिए। ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट मेरे को रॉड को रोटेट करवाना है। इसको जो है ना, ये जो आपका डिस्टेंस है R, हमने क्या किया इस बार जो फोर्स लगाया, पहले हम जो फोर्स लगा रहे थे, पहले सबसे पहले इधर लगाया था, बॉडी रोटेट नहीं करी थी। हमने बोला बॉडी को रोटेट कराना फोर्स के अकेले की बस के बात नहीं है। फिर हमने क्या किया, फोर्स को यहां पर इस तरह से लगाया तो हमारी बॉडी रोटेट कर गई। तो हमने कहा भाई ये कैसे रोटेट किया? तो फोर्स R के साथ मिलकर के बना लिया टॉर्क और आपका बॉडी रोटेट कर दिया। ये जो दूरी है ना, मान लो आपका ये फोर्स यहां पर लग रहा है, अगर फोर्स यहां पर लग रहा है तो ये जो दूरी है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से, इसको बोलते हैं हम क्या? मोमेंट आर्म। इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। आई बात समझ में? दूसरी बात, अगर मान लो कि ये जो आपका फोर्स है ना, ये फोर्स यहां पर कैसे लग रहा था? डायरेक्टली R के परपेंडिकुलर लग रहा था। अगर ये फोर्स किसी एंगल थीटा पर मान लो यहां पर लगना शुरू हो जाए, मान लो ये एंगल आपका थीटा है, अब आपको टॉर्क निकालना है किस पर लग रहा है, तो कितना टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप इस फोर्स को आगे की तरफ बढ़ाइए। कितने एंगल पे लग रहा है? थीटा एंगल पर। इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, इधर की तरफ क्या होगा? F cos थीटा, इधर की तरफ क्या होगा? F sin थीटा। अब ये जो F cos थीटा फोर्स है, आप देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से होकर के पास कर रहा है। क्या ये इस बॉडी को रोटेट करवाएगा? नहीं। बॉडी को रोटेट करवाने में F cos थीटा कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होता। बॉडी को कौन रोटेट करवाएगा? जो F sin थीटा कंपोनेंट है, मतलब जो कंपोनेंट मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है, वो कंपोनेंट बॉडी को रोटेट करवाएगा। आ रहा है बात समझ में? ये सारी चीजें जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको कैसा एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? दूसरी बात, डायरेक्शन की थोड़ा बात कर लेते हैं। मान लो कि भाई साहब ये आपका रॉड है, ये आपका R है, फोर्स आपने यहां पर लगाया है, टॉर्क लगेगा और आप बोल रहे हैं सर कि टॉर्क मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बताइए कि टॉर्क जो लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? कौन बताएगा? बताओ। टॉर्क का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। बताइए कि जो आपका टॉर्क लगेगा उस टॉर्क का क्या डायरेक्शन होगा? किधर लगेगा टॉर्क? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R पढ़ा था।
और ये पढ़ने के बाद हमने v का डायरेक्शन भी निकालना सीखा था कि हम कैसे निकालते हैं। सेम कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाओ, टॉर्क का डायरेक्शन पता करो। मतलब अगर मान लो ये फोर्स यहां है तो टॉर्क यहां पे बता रहे हैं। हाँ, जिस फोर्स में लगेगा वही उसका डायरेक्शन होगा। मतलब ऐसे लग रहा है तो टॉर्क भी इधर ही लगेगा। रिजल्टेंट भी लगता है ना, तो रिजल्टेंट वो होगा ये हाँ ये होगा रिजल्टेंट टॉर्क, हाँ यही होगा। किधर होगा? अच्छा, आपके हिसाब से टॉर्क किधर लगेगा? आपके हिसाब से? आपके भी हिसाब से इधर लगेगा। तीनों गलत, तीनों गलत। कैसे निकालते हैं टॉर्क? हमने आपको बताया था भाई साहब, क्या करो अगर आपको टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है। आर का डायरेक्शन क्या है? आर का डायरेक्शन आपका ये है, इस तरफ आपका आर है, आर का डायरेक्शन इस तरफ है। हम मान लो आर के डायरेक्शन को आर कैप से दिखा रहे हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन क्या है? फोर्स का डायरेक्शन ये है, मान लो हम फोर्स के डायरेक्शन को एफ कैप से दिखा रहे हैं, किधर? ऊपर की तरफ। हमने बोला था कि जब भी आपको डायरेक्शन निकालना हो और दो वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी, और आपको दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट बनके वेक्टर सी आ रहा है, अगर उसका डायरेक्शन निकालना हो पहले वाले की तरफ अपनी चार उंगलियों को रख दो, आर की तरफ रख दो चार उंगलियों को। पहले आर है तो आर की तरफ रख दो, और जो दूसरा कौन है? एफ। तो आर से एफ की तरफ चार उंगलियों को मोड़ दोगे तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन आपको बताएगा क्या? टॉर्क का। मतलब कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन। आया समझ में? फिर से बता रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए। आपको अगर दो वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी, मान लो ऐसा है C इज इक्वल टू A क्रॉस B। आपको अगर निकालना है कि वेक्टर C का डायरेक्शन क्या होगा, तो पहला जो वेक्टर का डायरेक्शन है, मान लीजिए पहला वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में अपनी चार उंगलियों को रख लीजिए और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन जिधर है उधर मोड़िए। तो जो आपका अंगूठा जिस तरफ पॉइंट करेगा वही आपको बताएगा कि वेक्टर C का डायरेक्शन क्या होगा। आया बात समझ में? यही टेक्निक को हमको यहां भी लगाना है, यही टेक्निक को हमको टॉर्क में भी लगाना है। ठीक है, चलिए, समझ में आया? आपका ये एक प्लेन है, ये प्लेन समझ रहे हो? ये प्लेन आपको दिख रहा है? आपका एक प्लेन है ABCD, ठीक है। इस प्लेन में एक रॉड रखा हुआ है, इस प्लेन में आपका एक रॉड रखा हुआ है, रॉड का थिकनेस बहुत कम है, ठीक है, जो है इसके पास लंबाई है, ठीक है। यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, यहां पर आपने इस रॉड को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है अगर फोर्स इसका यहां पर एक्ट कर रहा है तो आपको बताना है कि टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा। टॉर्क का डायरेक्शन आपने बताना है। प्लेन आपको दे रखा है, फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है आपको ये भी पता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी आर आपको वो भी पता है। आपको बताना है टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा। ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ? अच्छा ठीक है, बाकी लोग आप लोग ही बताइए किधर होगा। एक जवाब आ चुका है, ऊपर की तरफ। क्या करना है? टॉर्क का फॉर्मूला आपने पता है, आर क्रॉस एफ। आर का डायरेक्शन क्या है? आर का डायरेक्शन ये है, ये है आर का डायरेक्शन। एफ का डायरेक्शन क्या है? एफ का डायरेक्शन ये है, एफ का डायरेक्शन इधर मान लीजिए आर कैप, इधर है आपका एफ कैप। आर कैप के डायरेक्शन में अपनी चार उंगलियों को रख दीजिए, रख दिया, और एफ कैप की तरफ मोड़ दीजिए। किधर आया? ऊपर। आया समझ? और हमेशा राइट हैंड यूज करना है। लेफ्ट हैंड पता है सारा नियम लगा दिए, लेकिन जिस हाथ से कर रहे थे वो तो बायां हाथ था, गलत हो गया आंसर। आया समझ में कैसे यूज करना है राइट हैंड थंब रूल को? ठीक है, चलिए जी, वापस से घूम करके वहीं आते हैं। आपने बोला था कि ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट को हम एस से दिखाते हैं, रोटेशनल मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को थीटा से दिखाते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन में हम वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, रोटेशनल मोशन में हम वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन को हम a से दिखाते हैं, यहां पर अल्फा से दिखाते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से आता है। रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा? टॉर्क की वजह से आएगा। आया समझ में? टॉर्क का फॉर्मूला आपने देख लिया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ वेक्टर फॉर्म में, और अगर आप इसको लिखेंगे स्केलर फॉर्म में तो ये हो जाता है आर एफ साइन थीटा, और अगर मान लीजिए थीटा आपका 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? आर इंटू एफ।
यहां तक कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब एक बात समझिए जरा, मान लीजिए फिर से आपका रॉड हम लेते हैं कि आपका रॉड है, रॉड को आपने यहां पर फिक्स कर रखा है, आप फोर्स सपोज कर लो यहां पर लगा रहे हैं। अगर ये यहां पर बॉडी फिक्स्ड नहीं होती, मान लेते हैं बॉडी रोटेट नहीं कर रही होती, ट्रांसलेट कर रही होती, सिर्फ ट्रांसलेट कर रही होती, तो आप क्या लिखते? F इज इक्वल टू m इंटू ए लिखते, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आप एक काम करिए, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई F इज इक्वल टू एम ए, जो आपका पूरा इक्वेशन है, विथ R, जहां पर R है आपका ये दूरी, लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। आपने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया? F R इंटू एफ इज इक्वल टू M इंटू ए इंटू R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। लास्ट क्लास में हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन आपस में किस तरह से रिलेटेड है? AT का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? AT हमने पढ़ा था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है R इंटू एल्फा होता है। तो यहां पर A के जगह पर, ये जो आपका A है, इसके जगह पर हम लिखने जा रहे हैं R इंटू एल्फा, तो R इंटू एफ बराबर M R एल्फा इंटू R, ठीक है। ये क्या बना? ये बना R इंटू एफ इज इक्वल टू M R स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। और R इंटू एफ क्या होता है? टॉर्क। तो हम यहां पर लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू M R स्क्वायर इंटू एल्फा, लिख दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं है? चलिए जी, अब क्या करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए कब लगता है? ट्रांसलेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में क्या लग रहा है? टॉर्क इज इक्वल टू MR स्क्वायर इंटू एल्फा लग रहा है। आपको पता है कि ट्रांसलेशनल में A होता है तो रोटेशनल में क्या हो जाता है? एल्फा। ट्रांसलेशनल में F लगता है तो रोटेशनल में क्या लग जाता है? टॉर्क। अगर आप दोनों का तुलना करके F को आप T से तुलना कर रहे हैं, A को आप अल्फा से तुलना कर रहे हैं, तो M के जगह यहां पर क्या आ रहा है? M के जगह रोटेशनल मोशन में क्या आ रहा है? MR स्क्वायर आ रहा है। जैसे ट्रांसलेशनल में फोर्स आता है तो रोटेशनल में टॉर्क आता है, ट्रांसलेशनल में एक्सेलरेशन A होता है तो रोटेशनल में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है। वैसे ही ट्रांसलेशनल मोशन में मास अगर M है तो M के एनालोगस यहां पर कौन सा टर्म आ रहा है? MR स्क्वायर आ रहा है। और इसी MR स्क्वायर को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? MR स्क्वायर को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हेडिंग डालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सब लिखना शुरू कीजिए। चलो जी, फिर आते हैं वहीं पर जहां से हमने शुरू किया था। ट्रांसलेशनल में S, रोटेशनल में थीटा, V ओमेगा, A अल्फा, F टाउ। ट्रांसलेशनल में मास M, तो रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और ये कितना होता है? MR स्क्वायर। आया समझ में? अब ये MR स्क्वायर जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? मैथमेटिकली हमने समझ लिया भाई कि आप F इज इक्वल टू एम ए से टाउ इज इक्वल टू MR स्क्वायर इंटू एल्फा का तुलना करके आप बोल रहे हैं कि जो काम आपका ट्रांसलेशनल में मास करता है वही काम रोटेशनल में आपका MR स्क्वायर करेगा। बट क्या काम करेगा? यही तो हमने बोला ना भाई कि अगर ट्रांसलेशनल में जो काम मास का होता है, रोटेशनल में वही काम किसका होता है? MR स्क्वायर का होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। बट क्या काम होगा? ट्रांसलेशनल में मास M क्या काम करता है, पहले वो बताइए। ट्रांसलेशनल में अगर आपको समझ में आ जाएगी मास M क्या काम करता है, तो आप रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समझ जाइएगा। बट मास M करता क्या है? कौन बताएगा? एकदम बेसिक क्लास 9th फिजिक्स जाना है, वहां से कनेक्ट करके आपको बताना है भाई कि मास का काम क्या है। व्हाट इज मास? वो मत बोलना कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड टू हैव सम मास। वो नहीं हम पूछ रहे हैं। मास का काम क्या होता है? आपने न्यूटन साहब का पहला लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है? क्या होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? क्या बोलता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन में तो वो मोशन में रहना चाहेगा।
कब तक? जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स, जब तक किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तब तक वो बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो मूव करना चाहेगा, जब तक आकर के उसको कोई उसके स्टेट को चेंज ना कर दे। ये क्यों होता है? रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की चाहत, मोशन में है तो मोशन में रहने की चाहत, ये किसकी वजह से होता है? ये मास की वजह से होता है। इसीलिए तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसी वजह से कि जो बॉडी जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहना चाहता है, और ये जो टेंडेंसी है बॉडी की अपने स्टेट को बनाए रखने की, ये क्यों आती है? इनर्शिया की वजह से। और इनर्शिया क्यों आता है? मास की वजह से। आपका एनसीईआरटी बुक में लिखा भी होगा कहीं पर, आप देखना जाकर के कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। ये जो बॉडी की टेंडेंसी है, जो चाहत है अपने स्टेट को बनाए रखने की, वो हम किससे मेजर करते हैं? मास से मेजर करते हैं। आया बात समझ में? मतलब अगर बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन की अगर हम बात करें, तो बॉडी रुका हुआ है तो रुका रहना चाहेगा, चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा। किसकी वजह से? मास की वजह से। और यही सेम काम रोटेशनल मोशन में कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। अगर बॉडी रुका हुआ है तो रुका रहना चाहेगा, और अगर रोटेट कर रहा है तो रोटेट करना चाहेगा। किसकी वजह से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। आया समझ में? पिक्चर क्लियर है कि जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में मास का होता है, वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का होता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, रोटेट नहीं करेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे। और अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो वो रोटेट ही करता रहना चाहेगा जब तक कि बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क आकर के उसको रोक ना दे। आया समझ में? समझ चुके हैं? अब इन्हीं सारी बातों को शब्दों में लिख लेते हैं, ताकि आप अगर भूल जाएं 2 महीने बाद आप नोट्स कॉपी कर एक बार पलट लेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है? फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, which is also called the law of inertia. From Newton's first law, which is also called the law of inertia, we know that a body in rest continues to be in rest, and a body in motion continues to be in motion until and unless it is acted upon by an external force. This tendency of body to remain or to retain its state, to retain its original state is called inertia. And this inertia comes due to mass, which is also called the measure of inertia. ये इनर्शिया किसकी वजह से आता है? मास की वजह से आता है। सेम चीज similarly in rotational motion a body wants to retain
its original state until and unless it is acted upon by an external torque. This tendency of body to retain its original state in rotational motion is due to its moment of inertia I. लिखिए। हो गया, लिख लिए। तो क्या मतलब आपने समझा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में वही रोल है तो ट्रांसलेशनल मोशन में मास का होता है। मास के होने की वजह से बॉडी अपना ओरिजिनल स्टेट रिटेन करना चाहता है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से बॉडी अपना ओरिजिनल स्टेट रिटेन करना चाहता है। अगर वो रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन अगर रोटेट करता होगा तो रोटेशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क आकर के एक्ट ना करे। आई बात समझ में? अब हम सीखेंगे कि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालते कैसे हैं। जैसे आपने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था अलग अलग केसेस में, अलग अलग कंडीशन में। पहले हम डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना सीखे थे, फिर कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना सीखे थे। वही सेम चीज यहां पर भी हम करने जा रहे हैं। पहले डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अगर आपका सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालते थे, अगर आपको याद है, क्योंकि दिक्कत आपको आएगी कहां पर? कंटिन्यूअस मास सिस्टम में। और अगर आप कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मोमेंट का सेंटर ऑफ मास निकालना अगर आपको याद है, अगर आप जानते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा, हलवा आराम से बनेगा। ठीक है, इसलिए हमने सेंटर ऑफ मास जब आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको कहा था कि अभी जब हम पढ़ा रहे हैं तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आगे भी आने वाला है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हम लोगों को पहली बार रिजिड बॉडी रोटेशन पढ़ाया गया था तो हमारे जो टीचर थे फिजिक्स वाले, उनका आदत क्या था ना कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर में जितने फॉर्मूले आने वाले हैं उन सारे फॉर्मूले का वो लिस्ट बनवा देते थे। और चैप्टर शुरू करने से पहले ही हम लोगों को ये कह दिया जाता था कि आपको कल तक ये सारे फॉर्मूले याद करके आ जाने हैं। मतलब हमें ये नहीं पता होता था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं वो हम लोग को कह दिया जाता था कि आपको याद करके आना है। उसके बाद जब वो टॉपिक स्टार्ट होता था तब वो बारी बारी से उस चीज को समझाते थे। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पढ़ाया गया, फॉर्मूला तो हम लोगों ने याद कर लिया, सब लोगों ने। जब स्टार्ट हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है वो भी हम लोग को बता दिया गया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है ये नहीं बताया गया स्पष्ट तरीके से। जैसे अभी आपको हमने क्रिस्टल क्लियर कैसे बताया कि भाई जो मास का रोल है ट्रांसलेशनल में, रोटेशनल में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम रोल है, ये क्लास में हम लोगों को नहीं बताया गया। अब क्लास में मेरे जितने मित्र थे सब लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख गए हैं, मेरे से बेहतर सीख गए हैं। मेरे से निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि यार हम जो बार बार निकाल रहे हैं, इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हम क्या निकाल रहे हैं? बस लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है जिसको हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं? बहुत सर्च करने के बाद, और कोचिंग में हम आपको सही बता रहे हैं। जैसे यहां पर क्या है कि आप मेरे से एक ही डाउट को 4 बार पूछोगे, हम 4 बार बताएंगे। लेकिन उस कोचिंग में जहां पर पूरा बैच भरा हुआ है लबालब एकदम, टीचर के पास इतना ना समय होगा ना आपके पास इतना समय होगा कि आप टीचर के पास जाकर के एक एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट खोद खोद के पूछो, नहीं होगा समय। आप पूछने जाओगे तो टीचर भी उस ढंग का होना चाहिए जो आपको प्यार से बैठा के समझाएगा कि बाबू देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है वो होता है। तो हमारे को टाइम ही नहीं मिला भी तो हमको वो जवाब नहीं मिला जो कि हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बना दे कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो हमने एक दिन, उस समय हमारा इंटरनेट भी जो होता है, जैसे आज क्या है, फ्री इंटरनेट है। फ्री इंटरनेट मतलब इंटरनेट बहुत सस्ता है,
उस समय क्या था, इंटरनेट सस्ता भी नहीं था भाई। 1 GB हमको याद है शायद 298 का शायद हम लोग रिचार्ज कराते थे, 1 GB पूरे महीने का, उसी में आपका खत्म हो जाता था वो कुछ भी। तो हमने जाकर गूगल पे सर्च किया व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद थोड़ा बहुत समझ में आया कि अच्छा ये काम है भाई, कि जो आपका मास का काम होता है रोटेशन ट्रांसलेशनल में, उसी से मिलता जुलता है जाकर के रोटेशनल में। तो जब ये हम खुद से समझे, थोड़ा बहुत जब दिमाग में इमेज बना कि अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, तो फिर अगले दिन जाकर के हमने टीचर से पूछा, कंफर्म किया कि सर क्या ऐसा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो कहे कि हाँ ऐसा ही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप देखना जहां भी आप पढ़ोगे, आप स्कूल में या और कहीं भी आपका दोस्त यार होगा, उनको निकालने आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होता है कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं वो क्या है। बस उनको ये पता होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से सवाल बन जाता है, और सवाल बन जाता है तो मार्क्स आ जाता है, बट ये गलत है। फिजिक्स पढ़ने का क्या, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का पहला कंडीशन ही ये होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या एप्लीकेशन होता है। आया समझ में? चलिए हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। सबसे पहले किसके लिए? सबसे पहले हम सीखेंगे किसके लिए? डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए। कौन बताएगा डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या होता है? डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या होता है, कौन बतावेगा? बताइए सर। डिस्क्रीट मास सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें मास जो है वो अलग अलग जगह पे होता है, मतलब ठीक है, मास कंटिन्यूअस नहीं होता है, अलग अलग लोकेशंस पर मास जो होता है रखा हुआ होता है। और ऐसे मास के लिए हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था, अब हम जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये, अच्छा एक बात याद रखना भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताना कि बॉडी को किस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करवा रहे हैं, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको शुरुआत में इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ेगा आपको ये चीज बहुत अच्छे से, सवाल लगाने से पहले आपके दिमाग में पता होनी चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल तो रहे हैं बट किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर आपका एक्सिस चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मान लो हम बोल रहे हैं एक्स एक्स या फिर वाई वाई बोल लो, ठीक है। इस एक्सिस इसको हम बोल रहे हैं वाई वाई, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका यहां पर एक मास है m1 मास है, डिस्क्रीट मास है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना कौन सा डिस्टेंस हम बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दूसरा कोई डिस्टेंस नहीं, क्योंकि इस एक्सिस से बहुत सारा डिस्टेंस हो सकता है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, बट हम कौन सा डिस्टेंस ले रहे हैं, इस मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लेते हैं हम इसको क्या बोल रहे हैं, आर परपेंडिकुलर, इसका मास है m इसका मास है। अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है इस एक्सिस के अबाउट, वो हो जाएगा m r परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, m इंटू आर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। आया समझ में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा क्वांटिटी है भाई, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब इसको जोड़ने घटाने में आपको वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करना है, आप अलजेब्रिक सम भी कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली घटा भी सकते हैं। आया समझ में? दूसरी बात, इसका एसआई यूनिट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, बताइए क्या होगा एसआई यूनिट? कौन देख करके बता सकता है, बताओ तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा? केजी? हाँ सही है, फिर इतना धीरे क्यों बोलना है, चिल्ला के बोलो, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर। कैसे हुआ केजी मीटर स्क्वायर? मास का केजी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मीटर में दिखाएंगे तो क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कौन बताएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दीजिए, क्या हो जाएगा, m1 L2 T0। आया समझ में? ये था बेसिक जानकारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अच्छा मान लीजिए एक से ज्यादा मास है, इधर है आपका मान लो
2, ये मान लो आपका m1, इसको बोल दो r1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है याद रखना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2, इधर है आपका m3, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है r3। ऐसे बहुत सारे मासेस अगर है और इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करने के लिए आपको वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करना है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस, क्या हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। जैसे जितने मासेस होंगे, मान लीजिए n मासेस हैं तो अप टू mn rn का स्क्वायर। किसके लिए ये सारे नियम कानून होंगे, डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए। ध्यान रखना है डिस्क्रीट मास सिस्टम। लिखिए, ज्यादा टॉर्क देते हैं तभी वो चेंज नहीं पाएगा, नहीं। अगर उसका स्टेट आपको चेंज करना है, अगर मान लीजिए आप उसका स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं तो उसमें बाधा कौन बनेगा, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। समझे ना, बस इतना बताता है। उसका नेचर, जो उसका टेंडेंसी है अपने स्टेट को रिटेन करने का, वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। आया बात समझ में? जैसे आपका फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा होता है। अगर मान लीजिए आप न्यूमेरिकली देखो, न्यूमेरिकली वो क्या यहां से समझ में आ रहा है कि अगर आपका अल्फा 1 हो जाए, अगर आपका अल्फा 1 हो जाए 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा आपका आई के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर आपको बॉडी को इतने एंगुलर, अगर 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करना है तो उस पर टॉर्क कितना लगना चाहिए, आई के बराबर लगना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर लगना चाहिए। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आप टॉर्क लगाएंगे तो इतना का एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। आया समझ में? दूसरी तरह से देखो, सेम चीज को दूसरी तरह से। पहला तो आपको हमने समझाया मास से रिलेट करके, फॉर्मूले से देखो। अगर आपका अल्फा 1 करना, अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर टॉर्क लगाना पड़ेगा। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन 1, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the following mass system। क्या है मास सिस्टम? पहला ये है कि आपके 4 मासेस हैं। एक आपके पास 4 मासेस हैं और ये चारों मासेस जो हैं वो एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। चारों मासेस स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। स्क्वायर का साइड लेंथ है आपका a और सबका मास है आपका m। सबका मास है आपका m, ठीक है। सारे चारों मासेस का मास आइडेंटिकल है m। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, इस एक्सिस, मान लो ये आपका x है, तो आपको x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। कीजिए फाइंड आउट। आप अगर सुनिए आनंद, अगर टाउ इक्वल टू आई अल्फा से अगर आप समझना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टॉर्क रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टॉर्क रिक्वायर्ड ऑन अ बॉडी to create an angular acceleration of 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आप बॉडी पर 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो जितना टॉर्क आप लगाएंगे वही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आया समझ? या तो उस तरह से समझ लें या इस तरह से समझ लें। चाहते हैं तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आपका अल्फा 1 हो जाएगा तो टॉर्क आई के बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टॉर्क रिक्वायर्ड ऑन अ बॉडी टू क्रिएट एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 4 मासेस हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर इंपॉर्टेंट है कि किस एक्सिस के अबाउट पूछा गया।
आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये जो R होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिस मास का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं उस मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं उस एक्सिस से मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम R बोलते हैं इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये आपका पहला मास है। मान लीजिए सारे मास को नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4, चारों का मास सेम है। m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m4 है आपका दिया हुआ है, और इसको हम सबको किसके m के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप लिखेंगे I, तो I क्या होगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 होगा। चार मास है, चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे, क्या होगा I इज इक्वल टू पहले का मास m और मोमेंट ऑफ इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, पूरी लंबाई है आपको, यहां से यहां तक का दूरी पूरा a है, तो यहां से एक्सिस से इसका दूरी कितना हो गया a/2, तो इसके लिए क्या हो गया m इंटू a/2 का होल स्क्वायर। इसके लिए भी जो आपका डिस्टेंस है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितना है a/2, तो इसके लिए भी क्या हो गया m इंटू a/2 का होल स्क्वायर। इसके लिए भी आपका दूरी कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से a/2, तो इसका भी कितना हो गया m इंटू a/2 का होल स्क्वायर, और इसका भी दूरी कितना है a/2, तो इसके लिए भी क्या हो गया m इंटू a/2 का होल स्क्वायर। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया 4m a/2 का होल स्क्वायर, मतलब I इज इक्वल टू 4 इंटू m इंटू a स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, I इज इक्वल टू कितना m a स्क्वायर। आया समझ, लिखिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो आपका एक प्लेन है, ऐसा एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में आपके तीन मासेस रखे हुए हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे तीन मासेस रखे हुए हैं इस पर्टिकुलर प्लेन में। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहला किसके अबाउट निकालना है, पहला आपको एक ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इस मास से होकर के पास कर रहा है, और ये एक्सिस इस प्लेन में ही है, मतलब जिस प्लेन में ट्रायंगल है उसी प्लेन में आपका ये एक्सिस है। पहला ये, मतलब इसको आप बोल दो xx, इसको आप xx बोल दो। और दूसरा एक ऐसे एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दूसरा एक ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कि ये वाला एक्सिस भी इसी मास से पास कर रहा है, बट ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। आया समझ में? एक प्लेन है, प्लेन में आपका तीन मासेस हैं, m m m आइडेंटिकल मासेस हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका लेंथ है आपका l, ठीक है। पहला कौन सा एक्सिस है, एक एक्सिस है जो इस मास से पास कर रहा है और ये ट्रायंगल के प्लेन में ही है। दूसरा है, ये दूसरा वाला एक्सिस भी इसी मास से पास कर रहा है बट इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। हाँ, इसी प्लेन में आपका तीनों जो मासेस है ना, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर इसी प्लेन में है, और पहला जो रेड वाला एक्सिस है वो भी इसी प्लेन में है और इस मास से होकर के पास कर रहा है, और ये दूसरा वाला जो ब्लैक एक्सिस है वो इस मास से पास तो कर रहा है बट इसके परपेंडिकुलर है। आ रहा है समझ में? बनाइए। अगर आप इस पूरे फिगर को इस प्लेन के ऊपर से आकर के देखिएगा, टॉप से देखिएगा, टॉप व्यू से अगर आप मान लीजिए इस चीज को देख रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा ये फिगर। इधर है आपका मास m m m और ये आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रखा हुआ है, जिस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ कितना है l, और जिस एक्सिस के अबाउट आप निकालने जा रहे हैं, जो आपका एक्सिस रेड वाला जो एक्सिस है वो भी इसी प्लेन में लाई कर रहा है। ये एक्सिस भी आपका इस मास से पास कर रहा है और इसी प्लेन में लाई कर रहा है। आप ऊपर से अगर देखिएगा तो आपको ऐसा ही फिगर दिखेगा। अब सब एक प्लेन में आ गया, ठीक है, पहले भी एक ही प्लेन में था, अभी भी एक ही प्लेन में है, बट अब आपको पूरा पिक्चर सामने सामने दिख रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये कितना होना चाहिए, I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर। और ये सारे R जितना R1 R2 R3 है वो इस मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
तीनों मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मान लीजिए आपका मास 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। R1 कितना है? R1 0 है, क्योंकि ये जो एक्सिस है आपका मास M1 से ही पास कर रहा है, तो R1 0 हो गया। तो I1 आप क्या लिख सकते हैं? I1 इज इक्वल टू M1 इंटू 0 का स्क्वायर, मतलब I1 हो गया आपका पूरा 0। I2 आप क्या लिखेंगे? इसका मास भी M है और यहां से दूरी एक्सिस से कितना दूरी? L स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ML स्क्वायर। I3 इसका यहां से कितना दूरी है बताइए? L/2। आया समझ में आया कैसे L/2? ये आपका 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 डिग्री। ये आपको दूरी पता है L, ये आपको दूरी पता है L, लगा लो cos 60। cos 60 बराबर क्या हो जाएगा? ये दूरी यहां से यहां का दूरी जो आपका R परपेंडिकुलर है, R परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई L। तो R परपेंडिकुलर कितना है आपका? R परपेंडिकुलर आपका आ गया L cos 60, मतलब कि R परपेंडिकुलर L/2। आया समझ? जो यहां से यहां का दूरी है वही यहां से यहां का दूरी है। तो आपका I3 कितना हो गया? M3 इंटू L/2 का होल स्क्वायर, मतलब ML स्क्वायर बाई 4। अब आपको I1 पता है, I2 पता है, I3 पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो 0 हो गया। ML स्क्वायर बाई 4, ML स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर बाई 4, मतलब कि 5ML स्क्वायर बाई 4। इतना है आप लोग का, सही है। अब इसके बाद निकालो, ब्लैक वाले के बाद 2ML स्क्वायर देखते हैं, और लोग भी निकालिए। नीरज समझ में आया ये वाला? ठीक है। अब उसके अबाउट निकालो, ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट। इस रेड वाले को इरेज कर देते हैं, इसका तो काम हो चुका है। चलिए जी, अब आपका पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। एक प्लेन है, इस प्लेन में 3 मासेस हैं, 3 आइडेंटिकल मासेस हैं, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल से कॉर्नर पे रखे हुए हैं। जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है वो इस मास के थ्रू पास तो कर रहा है बट इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो जाएगा? M1 इंटू R1 का स्क्वायर, M2 इंटू R2 का स्क्वायर प्लस M3 इंटू R3 का स्क्वायर, जहां R1 R2 R3 क्या है? इन मासेस का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, एक बात बताओ, इसको हम बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3। I1 कितना होगा? I1 होगा M1 इंटू R1 का स्क्वायर, और क्योंकि आपका ये जो मास है इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है तो R1 कितना हो गया? 0। तो आपका I1 कितना हो गया? 0। I2 इस मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L। समझ में आ रहा है कैसे L? तो अगर आप इसको समझ गए और ये देखिए परपेंडिकुलर, तो अगर आप ये समझ गए तो आपका I2 कितना हो गया? I2 हो गया M इंटू L का स्क्वायर। ठीक, जो आपका तीसरा वाला मास है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है? इसका भी L। कैसे भाई? ये वाला देखो एंगल 90 डिग्री, ये भी कितना? L। तो आपका I3 भी कितना हो गया? ये भी हो गया ML स्क्वायर। तो आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब 2ML स्क्वायर। आया समझ में? इस सवाल को कराने का पहला मकसद तो ये था कि आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेते हैं, वो तो आप लोगों को समझ में आया। दूसरा जो सबसे बड़ा कंक्लूजन ये है कि देखो मास, आपका फिगर सेम है, मास भी सेम है, बट जैसे एक्सिस बदला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। जब आपका रेड वाला एक्सिस था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? 5/4 ml स्क्वायर, बट आपने एक्सिस को चेंज करके ब्लैक वाले एक्सिस को चूज किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल करके हो गया 2 ml स्क्वायर। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस जैसे चेंज होगा वो बदल जाएगा। आया समझ? चलिए, अगर आप समझ गए हैं, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, और नहीं तो फिर इसके आगे हम लोग कल क्लास स्टार्ट करेंगे। और भी फिगर्स हैं और भी क्वेश्चंस हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, हम लोग निकालना सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। अभी तो डिस्क्रीट मास सिस्टम कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस और उठाएंगे डिस्क्रीट मास सिस्टम से, उसके बाद चलेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम में। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आपने सेंटर ऑफ एक काम करना, कल आना क्लास में, सेंटर ऑफ मास निकालने वाले जितने आपके जितने लेक्चर्स हुए थे ना, उसका जो नोट्स है जिसमें हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, पहले डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, फिर कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास निकालते थे, वो सारा नोट्स रिवाइज करके आना। ठीक है, अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालने वाला नोट्स रिवाइज करके आएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एकदम मक्खन लगेगा।
समझ रहे हो? तो वो आप देख करके आइएगा। प्लस परसों आपका लास्ट दोनों चैप्टर जो हमने पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन एंड वर्क, पावर एंड एनर्जी, दोनों का ओरल टेस्ट हो। ओरल बोल रहे हैं, रिटर्न नहीं बोल रहे हैं, मतलब आपसे डायरेक्टली सवाल उठा करके खड़े करा करके पूछेंगे। ठीक है, परसों उसके लिए रेडी होकर के आइएगा। और विप्लव से अगर बात होता है तो उनको बोल दीजिए कि बाबू क्लास मिस करके बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, क्योंकि आपका पूरा फिजिक्स का 11th एंड 12th कंबाइंड फिजिक्स का सबसे टफेस्ट चैप्टर आपका अभी चल रहा है। इसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स क्या अच्छे अच्छे टीचर्स भी हिल जाते हैं। तो अगर आप क्लास मिस करेंगे तो फिर समझिए आपका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर बात होती है तो उनसे बोलिए कि आकर के क्लास अटेंड करें। अगर लाइब्रेरी जा रहा है तो हेल्दी है, तबीयत ठीक है, तो क्लास भी आए। ठीक है, चलिए।